तो है गाइस, कैसे हो आप लोग। तो स्वेलो स्टार के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 42 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि यहाँ पर लूफेंग ने कैसे कॉन्टिनेंट ओरिजिन पर ही अपने कॉन्शियसनेस का प्रेशर बना के उसके सारे इन्फॉर्मेशन को ले लिया होता है। मतलब पूरा चित्ता खोल दिया होता है। लूफेंग को सारी चीज़ों की नॉलेज मिल चुकी होती है। मतलब ये समझ लो कि कैसे हर एक चीज़ मिलती है। अब देखा जाए तो लूफेंग को बहुत सारी चीज़ों को पहले से ही पता था, लेकिन इसके कारण लूफेंग को और भी सारी चीज़ जैसे केओस लॉस, हर एक चीज़ 10 फंडामेंटल लॉ, हर एक चीज़ के बारे में बहुत ही गहराई में नॉलेज मिलती है। लूफेंग यहाँ पे सडनली अपनी आंखों को भी खोल लेता है, वही जो ह्यूमन बॉडी होती है ओरिजिन वर्ल्ड में। अब यूजिन उससे पूछते कि आखिर ये कैसा क्या, तो लूफेंग कहता है कि ओरिजिन यूनिवर्स के विल ने सरेंडर कर लिया, उसने सारी चीज़ें मेरे सामने खोल दी, जिसके कारण मेरी कल्टीवेशन में मुझे बहुत ही मदद मिली। तो ये जानकर यूजिन भी खुश हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे उसके हस्बैंड ने कर दिखाया है। क्योंकि पहले जो ट्रू गॉड्स थे उन्होंने ट्राई किया था, उनकी कॉन्शियसनेस ही लॉक हो चुकी होती है। अब यूजिन उससे कहती है कि क्या यहाँ पे रीइंकार्नेशन पैसेज खतरनाक नहीं है। तो लूफेंग कहता है ये ठीक है, तुम्हारा हस्बैंड लॉकी का है, इसलिए वो इस ट्रबल को नहीं जनरेट करेगा। अब ओरिजिन कॉन्टिनेंट में कई सारे खतरे थे जो कि छिपे हुए थे, और लूफेंग किसी भी टेरिफाइंग एंटिटीज को यहाँ पे प्रवोक नहीं करना चाहता था, इसलिए लूफेंग इन सब को नहीं करता है। अब लूफेंग अपने आप को कल्टीवेशन में इमर्स कर लेता है। लूफेंग खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है कि 10 फंडामेंटल लॉज कम्प्लीटली मर्ज हो चुके हैं, जिसके कारण वो केओस लॉ बनाते हैं, और ये ऑपरेशन बहुत ही बड़ा है। अब लूफेंग सारी चीज़ों को समझने लगता है जो कि उसने अभी तक सीखी होती है, जो कि अभी तक उसने ओरिजिन कॉन्टिनेंट से सारी चीज़ें अपने माइंड में ट्रांसफ़र किया होता है, और लूफेंग अभी उसी को सीज कर रहा होता है। और अब फिर लूफेंग वहाँ के ओरिजिन यूनिवर्स के लाइफ ओरिजिन डॉग को भी देख रहा होता है, जो कि एक वाइंडिंग ड्रैगन के जैसा होता है। इसमें से समझ लो लूफेंग को फ्यूचर पास्ट हर एक चीज़ की झलक दिख रही होती, जो कि एक एक्सटर्नल एग्जिस्टेंस की तरह होती है। ये लूफेंग के एक इन्फिनिटली टावरिंग गॉली बॉडी की तरह होगी। अब यहाँ पे आप लोग थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होंगे, और बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए माफ़ी मांगता हूँ, थोड़ा सा घर में काम चला हुआ है। अब दिखाया जाता है कि वहाँ पे काउंटलेस लाइफ्स चलने लगती है और कॉन्सेप्ट चाहता होने लगते हैं। लूफेंग वहाँ पे कम्प्लीटली ओरिजिन डॉग को सीख पा रहा होता है। लूफेंग की आंखों से अभी कुछ भी छिपा नहीं होता है, जिसके कारण वो उसको बड़ी आसानी से कंट्रोल कर पा रहा होता है। अब दिखाया जाता है लूफेंग अपने सामने उसी बड़े से ओरिजिन यूनिवर्स के ओरिजिन लैंड की तरफ देख रहा होता है, जो कि लाइफ ओरिजिन डॉग होता है। अब पिछली लाइफ में तो लूफेंग के पास लिमिटेड रिसोर्स ऑफ कल्टीवेशन थी, जिसके कारण वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को पावरफुल बना पाया था, लेकिन अभी उसके पास बहुत सारी चीज़ें मौजूद है जिससे कि वो अपने आप को पावरफुल बना सकता है, अपने आप को मल्टीपल तरह से और भी आगे पहुंचा सकता है। लूफेंग के पास देखा जाए तो अभी भी ऑप्शन लिमिटेड ही होते हैं, क्योंकि उसे चूज करना था कि आखिर उसे किस रास्ते को यूज़ करके अपने आप को गॉड किंग रियलम में पहुंचाना है। वो ये जानना चाहता था कि आखिरकार इसको कैसे कंप्रीहेंड कर सके। अब जो डॉ था उसको लूफेंग को खुद से कंप्रीहेंड करना था, उसे खुद से सीखना था। अब लूफेंग जानता था कि जो कुछ भी सीखना है उसे खुद से सीखना है। यहाँ पे उसे गॉड किंग बनना होगा, लेकिन उससे पहले उसे ओरिजिन ऑफ डॉ को समझना होगा। अभी के लिए लूफेंग के पास कोई ऐसा टीचर नहीं है माउंटेन सिटिंग गेस्ट के अलावा है, जो कि उसे सारी चीज़ें बता सके, और लूफेंग को खुद पे ही रिलाई करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि दो एंशिएंट किंगडम्स में कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं, लेकिन लूफेंग अभी इन सब से दूर रहना चाहता था। दिखाया जाता है लूफेंग को, जो कि पैरों को क्रॉस करके लाइफ ओरिजिन को पूरी तरह से समझने लगता है, उसमें विलीन सा हो जाता है, जहाँ पे ये सभी चल रहा होता है। लेकिन फिलहाल में तो लूफेंग अभी समझा नहीं होता, मतलब वो फेज में है, स्टार्टिंग फेज में समझ लीजिए। तो सीन चेंज का हमें ओरिजिन कॉन्टिनेंट के यू किंगडम के ह्यूआंग सिटी का सीन दिखाया जाता है।
जहाँ पे लू फेंग अभी भी अंडरग्राउंड हॉल में सेक्लूजन में होता है, जिसे थोड़ा सा डर भी महसूस हो रहा होता है। यहाँ पे लू फेंग की आंखें खुलती और शॉक में चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे लू फेंग अपने लाइफ ओरिजिन डॉग को फेस कर रहा था। वो बहुत ही खतरनाक था। ऐसी कहानी तो लू फेंग मतलब उसकी विल पावर देखो अभी कितनी स्ट्रांग है, केओस लेवल के पीक पे है, लेकिन फिर भी अभी लू फेंग इसको पूरी तरीके से नहीं समझ पा रहा। मतलब लू फेंग को अपनी जो विल पावर उसको गॉड किंग के बराबर करनी होगी, और यहाँ पे लू फेंग बिल्कुल ही अटक चुका होता है, क्योंकि अभी उसे और भी पावरफुल बनना होता है और उसे और भी हैंडल करने के लिए उसकी जो पावर विल पावर होती है उसको और भी ज़्यादा करना पड़ेगा। अब टाइम पास होता है, लू फेंग ने अपने अभी फ़िलहाल 3000 वर्ड कैलेमिटी बेस्ड डायग्राम में अपने आप को लगा दिया होता है, ताकि वो उससे सीख सके और धीरे धीरे वो भी इम्प्रूव कर रहा होता है। लेकिन तभी थोड़े समय बाद ही मोरोसा बाहर आता है और कहता है कि मास्टर मैंने यहाँ पे अपने डाइजेशन को फिनिश कर लिया है, आप मुझे बाहर निकाल सकते हैं। अब मोरोसा यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेंज फाउंड करता है, क्योंकि यहाँ पे मास्टर बहुत ही लंबे अरसे से अंदर रहे होते हैं। अब लू फेंग बाहर निकलता है और वहाँ पे लू फेंग अभी भी अपनी कॉम्प्रिहेंशन में होता है, लेकिन वो मोरोसा से बिगड़ चुका, मतलब मोरोसा ने उसे बीच में टोक दिया होता है। अब लू फेंग कहता है कि जल्दी करो, दिखाओ तुम क्या दिखाना चाहते हो। तो मोरोसा वहाँ पे अपने चारों तरफ अपने पावर को दिखाने लगता है और दिखाया जाता है कि उसके सामने अभी ब्लड क्लाउड गॉड की मोनार्च की बॉडी होती है, उसके सामने ही वो एब्जॉर्ब करने लगता है। और वो कहता है कि इसकी ब्लड लाइन अभी केओस रियल में आ चुकी है, जिसके कारण मेरे इसे एब्जॉर्ब करने पे अभी मुझे इस टाइम बहुत ज़्यादा गेन मिला है। अब वो उसको एब्जॉर्ब करने लगता है। फिर हमें दूसरे लेयर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग फिर से चला जाता है। मतलब यहाँ मोरोसा आ गया था, क्योंकि वहाँ पे उसको ज़रूरत था एक अलग स्पेस में जहाँ पे वो अपने कल्टीवेशन को आगे बढ़ा सके। और फिर से वो लोग स्टार टावर में आ जाते हैं। मोरोसा उसको निगलने लगता है, खाने लगता है, ताकि वो उसमें ब्रेक थ्रू कर सके। लू फेंग अपने केओस लॉ में लगा हुआ होता है, ताकि वो उससे सीख सके। देखो यहाँ पे वो सब सेक्लूजन में लग जाते हैं। और फाइनली एक दिन यहाँ पे मोरोसा स्टार टावर में बैठा हुआ था, वो पूरी तरह से ब्लड क्लाउड डिवाइन बॉडीज को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। लेकिन तभी मोरोसा को एहसास होता है कि उसकी बॉडी से टेरिफाइंग पावर निकल रही है, जो कि पूरे के पूरे स्टार टावर में फैल रही होती है। लू फेंग भी पूरे के पूरे स्टार टावर को सेंस कर लेता है, तो इसके हिसाब से उसे भी पता चल जाता है कि कुछ न कुछ हो रहा है। जब लू फेंग इस मोरोसा के सामने आता है, तो वहाँ पे उसकी टेरिफाइंग पावर को देखकर लू फेंग पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे वो मोरोसा ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा होता है और इस वजह से उसके अंदर से बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग पावर्स निकल रही होती है, मानो उसकी पूरी की पूरी पावर ही अनस्टेबल हो रही होती है और वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल वेव्स निकालने लगती है, जिसके सामने लू फेंग का रह पाना भी मुश्किल हो रहा था। एक दिन ऐसे ही पास हो जाता है और दिखाया जाता है मोरोसा फाइनली अपनी आंखों को खोलता है और लू फेंग को देख कर कहता है, मास्टर मैंने यहाँ पे अपने आप को केओस रियल में कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया है। अब मेरी बॉडी की भी ज़रूरत है अपने आप को केओस रियल में ट्रांसफॉर्म करने के लिए। अब देखो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन दो तरीके से होता है, एक तो अपने विल पावर सोल को मतलब समझ लो, और दूसरी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना। ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं और इन्हें हमें अलग अलग से किया जाता है। अब लू फेंग कहता है कि कोई दिक्कत नहीं, अपने ब्रेक थ्रू में फोकस करो, मैं तुम्हारे बगल में देख रहा हूँ। तो मोरोसा हामी भरता है। मोरोसा अपने आप को इवॉल्व करना शुरू कर देता है इटर्नल रियल्म से केओस रियल्म में, और दिखाया जाता है कि उसकी बॉडी एक ही मूवमेंट में कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाती है। यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। लू फेंग मोरोसा की तरफ देख रहा था, उसके देखकर लू फेंग को यह एहसास होता कि अगर यहाँ पे मोरोसा ने उसे एक थप्पड़ मारा तो लू फेंग गया, मतलब खत्म, टाटा बाय बाय, लू फेंग मारा जाएगा। इतनी पावर आ चुकी होती है अभी केओस रियल्म में। और लू फेंग के सामने वो अपीयर होता है, मास्टर से कहता है मोरोसा की मास्टर मेरी बॉडी ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, मेरी डिवाइन पावर 100 टाइम्स ज़्यादा प्योर हो चुकी है और मेरी बॉडी भी थोड़ी सी श्रंक हो चुकी है, लेकिन अभी के फ़िलहाल मुझे और भी एनर्जी की ज़रूरत है। मतलब वो केओस रियल्म में ब्रेक थ्रू कर गया तो उसे और भी केओस रियल्म की बंदों की बॉडीज़ की ज़रूरत है, ताकि वो फिर से ब्रेक थ्रू कर सके और इसमें शायद उसको एक और इरा लग जाए। अब लू फेंग कहता है कि तुम्हारी बॉडी को नेचुरली स्लो ही ग्रोथ करना ठीक है, ये आगे चल के तुम्हारे लिए ही काम आएगा। लू फेंग उससे कहता है कि तुम्हारी
टर्नर ट्रू गॉड लेवल तो मेरे ही जितनी बराबर आ चुकी है, जो कि 118 बिलियन किलोमीटर लंबी होती है। वो क्या था कि आखिरकार तुम्हारी अल्टीमेट हाइट कितनी है केओस रियलम के बाद आने में। तो मोरोसा कहता है कि इन्फॉर्मेशन जो मुझे मिली है उसके हिसाब से मेरी जो हाइट होने वाली केओस रियलम में वो 1 ट्रिलियन किलोमीटर से भी ज़्यादा हो चुकी होती है। मतलब कि लू फेंग भी अब उसके सामने बच्चा लगने लगेगा। अब देखो केओस रियलम में आने के बाद ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर्स आना एक नॉर्मल बात होता है, लेकिन इसमें भी आपको इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है और मोरोसा अपनी लिमिट पे आ चुका होता है। अब देखो उन दोनों के पास ही परफेक्ट डिवाइन बॉडीज होती हैं, जिसके कारण ये लाजमी होता ही है। अब लू फेंग कहता है कि अपना टाइम लो, तुम्हें जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पर किसी जलन नहीं होगी, आपको भी हो रही होगी, हमें भी हो रही हो, जाहिर है कि लू फेंग को भी हो ही रही होगी, क्योंकि मोरोसा ने क्या किया है अभी तक, कुछ नहीं। घंटा वो कुछ नहीं करता है, खाता है और कुछ नहीं करता, उसे कुछ करना ही नहीं आता। और मोरोसा को देखकर तो लू फेंग की भी जलने लगती है कि आखिरकार ये है क्या ही चीज़। अब लू फेंग रिमाइंड करता है और कहता है कि तुम अभी भी केओस रियलम में हो, लेकिन फिर भी तुम्हें किसी भी अपने वॉल बेस्ड टेक्निक को रिवील नहीं करना है आउटसाइड स्टार टावर के, मतलब स्टार टावर के बाहर तुम्हें अपने वॉल बेस्ड के पावर को यूज़ नहीं करना है, नहीं तो कोई भी अगर तुम्हें पहचान गया तो ये हम दोनों पे बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। तो मोरोसा कहता है चिंता मत करिए मास्टर, मैं समझता हूँ। अब देखो उसकी पावर अभी कितनी ही क्यों ना आ जाए, तब जब तक कि वो इस लेवल तक ना आ जाए कि वो गॉड किंग्स तक को टक्कर दे सके, तब तक लू फेंग ऐसा नहीं करना चाहता है। अब यहाँ पे मोरोसा कहता है मास्टर, जब यहाँ पे ब्लड क्लाउड मारा गया था तो जिसकी ब्लड लाइन कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, जिसके कारण उसको एब्जॉर्ब करने के बाद में डिस्ट्रक्शन ऑरिजिन पावर को कंप्रीहेंड कर सकता हूँ। क्या मैं उसको आपको सामने डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाऊँ? अब यहाँ पे देखा जाए तो लू फेंग भी क्या था, ठीक चलो मुझे दिखाओ। अब मोरोसा वहाँ पे अपने प्रोफाउंड मिस्ट्रीज को दर्शाने लगता है, जो कि डिस्ट्रक्शन ओरिजिन होती है, जो कि लाइफ ओरिजिन डाउ होती है, जो कि लू फेंग के लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाली थी। अब वो उसको दर्शाता है, जिसको देखकर लू फेंग उसमें पूरी तरह से डूब जाता है, उसके सारे मूव्स को देखने लगता है, उसमें साफ साफ डिस्ट्रक्शन ओरिजिन डाउ और बाकी सारे केओस लॉज दिख रहे होते हैं। यहाँ तक कि लू फेंग सामान उसमें खोसा गया होता है और ये कोई बिना फिल्टर के नहीं था। मतलब केओस लॉस केओस मास्टर से तुम लोग सीख रहे होते हम डायरेक्ट यहाँ पे। अब लू फेंग उससे कहता है मोरोसा तुमने बहुत ही प्रोग्रेस कर लिया है, तुम्हारी डिस्ट्रक्शन ओरिजिन पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। तो मोरोसा कहता है कि जबकि मैं केओस रियलम में आ चुका हूँ तो मेरी जो डिस्ट्रक्शन ओरिजिन है वो कंप्रीहेंशन में नेचुरली हायर ही होगी। तो इसके बाद वो कहता है मोरोसा अपने कल्टिवेशन को कंटिन्यू करो। तो मोरोसा कहता है कि एक दिन अब देखिएगा, अब देखा जाए तो मोरोसा भी कहता है कि अभी के लिए तुम्हें ज़रूरत नहीं है, तुम अपने आप पे ध्यान दो। जिसके बाद लू फेंग वहाँ पे अपने डिस्ट्रक्शन ओरिजिन लाइफ ओरिजिन पे ध्यान देने लगता है। टाइम बीतने लगता है क्योंकि यहाँ पे लू फेंग को भी ब्रेक थ्रू करना होता है। अब दिखाया जाता है कि वहाँ पे लू फेंग का जो नज़रिया होता है वो बिल्कुल ही साफ हो चुका होता है। इन सबको देखने के बाद अब ओरिजिन कॉन्टिनेंट से जो उसको विल पावर से जो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिली होती है और साथ में मोरोसा ने जो अपने पावर का जो दिखाया होता है उसके कारण लू फेंग का इंसाइट बहुत ज़्यादा हो चुका होता है और लू फेंग को धीरे धीरे समझ में भी आने लगी होती है। अब ये रास्ता डिफ़िकल्ट था लेकिन लू फेंग को आजमाना ही होता है। लू फेंग उन सारे कॉन्सेप्ट को समझने लगता है और लू फेंग उन सारे लाइफ्स ओरिजिन को भी पूरी तरह से समझ रहा होता है, जिसके कारण वो भी समझ लो तो पावरफुल होता जा रहा होता है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी बकवासी बात लिखी हुई जो कि लाइफ ओरिजिन डिस्ट्रक्शन लाइफ इन सब के बारे में होती है, जो कि बेकार सी बातें हैं। बोलने जाऊंगा तो एपिसोड बहुत लंबा और बकवास हो जाएगा। अब दिन पर दिन बढ़ते जा रहे होते हैं, लू फेंग का माइंड और भी क्लियर होता जा रहा होता है। उसके मन में इन्फिनाइट पॉसिबिलिटी एंडलेस टेम्पटेशन बन रहे होते हैं। वो एक रास्ते को चुन चुका होता है जो कि उसको ब्रेक थ्रू कराने में मदद कर सकता था। एक कल्टिवेशन फॉग की तरह हो चुका होता है जहाँ पे उसे अपने रास्ते को ढूंढना होता है। लू फेंग समझ जाता है और कहता है मैं अब समझ गया हूँ। देखो लू फेंग के सामने एक ब्लडी रास्ता होता है जिसको कि उसे सही रास्ते का चुनाव करना होता है और यही तो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। लू फेंग 2 मेजर ओरिजिन डॉज को फ्यूज करने की कोशिश कर रहा होता है जो कि लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि लाइफ अलग चीज़ होती है और लाइफ को जब तक डिस्ट्रॉय न किया जाए तब तक फिर से लाइफ नहीं बन सकती है। यही दुनिया का खेल है और ऐसा ही होता रहता है। हर एक चीज़ का अलग अलग मतलब होता है। बिना लाइफ के हम लोग
जिंदा नहीं रह सकते। लाइफ नहीं होगी तो डिस्ट्रक्शन नहीं होगी, और डिस्ट्रक्शन नहीं होगी तो लाइफ नहीं होगी। ये दोनों का ही आपस से गहरा ताल्लुक है और यही कंसेप्ट है हमारे जीवन का। और वो लू फेंग इन सबको और भी ज़्यादा समझने की कोशिश करने लगता है। वो इसमें पूरी तरह से ढल चुका होता है और लू फेंग मानो इसको और भी कल्टीवेट करने लगता है, जिसके कारण लू फेंग को ये डाओ अच्छे से समझ में आने लगती हैं। आप समझ लो तो पूरे चैप्टर में ऐसे ही ज्ञान की बातें वाली बकवास लिखी हुई है, जो कि अगर मैं बोलने गया तो समझ लो एक ही लाइनें बार बार रिपीट हो रही है ऐसा लगेगा। अब लू फेंग उन सब डाओ को सीखने लगता है। उसके मन में अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने ह्यूमन रेस को प्रोटेक्ट करने के लिए इन सब की इच्छा जागने लगती है। वो एक मकसद, वो अपना एक मकसद जान लेता है कि मुझे आखिर ये क्यों करना है, आखिरकार मुझे पावरफुल क्यों बनना है, मैं ये सब किस लिए कर रहा हूँ। हर एक चीज़ का मकसद होता है, वरना खुद को ही देख लो, हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, हम लोग कितना कुछ कर क्यों रहे हैं, हमारा भी एक मकसद है। और जब तक हमारे पास कुछ मकसद ना होता है तब तक हम यूं ही खाली बैठे हुए रहते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, बस ऐसे ही समय व्यतीत हो जाता है। लेकिन जब हमें मकसद मिलता है तो हम उस मकसद को पूरा करने के लिए उन सब में अपनी मेहनत को झोंक देते हैं। और ऐसे ही अभी लू फेंग कर रहा होता है। लू फेंग अपने हार्ट को रिफाइन कर रहा होता है, अपनी कल्टीवेशन पार्ट को रिफाइन करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। तो फिर से पूरे चैप्टर्स में ऐसा ही लिखा होता है। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि आगे बहुत ही शानदार आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।